सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं और एक न्यूज फ्लैश दिखता है, पेट्रोल प्राइसेस क्रॉस 350 रुपीज पर लीटर। आपको लगता है शायद ये टेम्पररी होगा, लेकिन फिर फ्लाइट्स कैंसिल होने लगती हैं, फैक्ट्री स्लो हो जाती हैं और बिजली का बिल अचानक डबल हो जाता है। तब रियलाइज होता है ये सिर्फ पेट्रोल का इशू नहीं है, ये एनर्जी का इशू है। और एनर्जी मॉडर्न दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से दुनिया एक सिंपल रूल फॉलो करती आ रही है, जो एनर्जी कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। जब कोल स्लो पड़ गई, ऑयल ने जगह ले ली। ऑयल कॉम्पैक्ट था, पावरफुल था और आर्मीज के लिए परफेक्ट था। टैंक्स, प्लेन्स, शिप्स सब ऑयल पर चलने लगे और यहीं से ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं रहा, वो पावर बन गया। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब दुनिया को पता चला कि ऑयल सब जगह इक्वली नहीं है। मिडिल ईस्ट के डेजर्ट के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर छुपा था, लेकिन इस ट्रेजर के ऊपर जो बॉर्डर्स बने वो हिस्ट्री या कल्चर के बेसिस पर नहीं बने थे, वो यूरोप में बैठकर मैप्स पर खींची हुई लाइंस थी। ब्रिटेन और फ्रांस जानते थे कि अगर ऑयल उनके कंट्रोल में रहा तो उनका ग्लोबल डोमिनेंस बना रहेगा। इसलिए लोकल रूलर्स को सपोर्ट मिला, डेमोक्रेसी को इग्नोर किया गया और मिडिल ईस्ट को एक परमानेंटली अनस्टेबल रीजन बना दिया गया। जैसे जैसे ऑयल की वैल्यू बढ़ती गई, कॉन्फ्लिक्ट्स अनअवॉइडेबल हो गए। 1991 में जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया तो दुनिया ने सुना इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है, लेकिन जो बात कम बोली गई वो ये थी कि कुवैत का ऑयल वर्ल्ड सप्लाई के लिए कितना क्रिटिकल था। अगर इराक सक्सेसफुल हो जाता तो ऑयल प्राइसेस एक डिक्टेटर के हाथ में चली जाती। कुछ साल बाद 2003 में इराक पर फिर से अटैक हुआ। इस बार रीजन बताया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन जब सारी सर्चेस के बाद भी कोई एविडेंस नहीं मिला तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स थे। वॉर के बाद रिजीम चेंज हुआ और फॉरेन ऑयल कंपनीज को एक्सेस मिल गया। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? इस सवाल का जवाब हिस्ट्री खुद दे देती है। ऑयल वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रही। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुएला। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स यहीं हैं। लेकिन वेनेजुएला ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनी ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी और फॉरेन कंपनीज को कंट्रोल देने से मना कर दिया। इसके बाद कोई टैंक्स नहीं आए, कोई बॉम्ब्स नहीं गिरे, लेकिन सैंक्शंस आ गए। वेनेजुएला का ऑयल ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना मुश्किल हो गया। करेंसी कोलैप्स हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा, इकोनॉमी टूटने लगी। यहाँ समझना जरूरी है, ये वॉर गन से नहीं, इकोनॉमिक से लड़ी गई थी। आज की दुनिया में ऑयल कंपनीज भी उतनी ही पावरफुल हैं जितनी गवर्नमेंट्स। पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती हैं, क्लाइमेट चेंज को डिले किया जाता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। और जब लगता है कि ये सब पास्ट की बातें हैं, तब रशिया और यूरोप का एग्जाम्पल सामने आता है। यूरोप सालों से रशियन गैस पर डिपेंडेंट था। जैसे ही यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, एनर्जी सप्लाई एक वेपन बन गई। प्राइसेस बढ़ गए, इंडस्ट्री सफर करने लगी। तब दुनिया को एक हार्ड ट्रूथ समझ आया, एनर्जी डिपेंडेंस हमेशा वल्नरेबिलिटी होती है। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लिथियम चाहिए, बैटरीज के लिए कोबाल्ट और टेक्नोलॉजीज के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स, और इनका कंट्रोल भी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है। मतलब एनर्जी वॉर्स खत्म नहीं हो रही, बस उनका फॉर्म चेंज हो रहा है। हिस्ट्री हमें एक ही चीज बार बार सिखाती है, एनर्जी कभी न्यूट्रल नहीं होती, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो या लिथियम। और इसीलिए ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, वो पॉलिटिक्स है, वो पावर है और शायद फ्यूचर की सबसे बड़ी लड़ाई भी।